बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घर पर होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पाठ संख्या 2 हिंदी व्याकरण का पाठ संख्या 2, जिसका नाम है वर्ण विचार। क्या नाम है? वर्ण विचार। इस चैप्टर के माध्यम से हम समझेंगे सबसे पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, वो बता देती हूँ मैं। हम पढ़ने वाले हैं कि वर्ण क्या होते हैं। आप इस पाठ के माध्यम से समझोगे कि वर्ण क्या होते हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं। और अब जब वर्णों के भेद पढ़ लेंगे तो उसके अंदर हम स्वर और व्यंजन, दो प्रकार के वर्णों के भेद पढ़ेंगे। तो स्वर के अंतर्गत हम स्वर के अंतर्गत कुछ ऐसे जो वर्ण हैं उनका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है हिंदी व्याकरण में, वह हम पढ़ेंगे। उसके आगे हम पढ़ेंगे कि व्यंजन के अलग प्रकार के वर्ग, व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया, क वर्ग और प वर्ग ऐसे। उसके बाद हम देखेंगे कि व्यंजनों को लिखने का तरीका क्या है, किस प्रकार से व्यंजन लिखे जाते हैं। फिर उसके आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन के प्रकार। वर्ण के स्वर और व्यंजन दो प्रकार हुए, स्वरों के भी प्रकार है और व्यंजन के भी प्रकार है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। तो ये इस पाठ के अंतर्गत हम सभी पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण वह ध्वनि है, अब मैं वर्ण आपको समझा रही हूँ कि वर्ण वह ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो अब आप समझिए कि वर्ण के टुकड़े कैसे नहीं कर सकते आप। अब आप समझिए कि एक वर्ण है, हमने आप यहाँ पर लिया अ। अब आप अ के क्या टुकड़े करोगे? अ का कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। अ एक वर्ण है और वो वर्ण ही रहेगा। तो वर्ण की परिभाषा ये निकल के आती है कि वर्ण वह ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। यह है वर्ण की परिभाषा। अब वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जैसे आप अ के अंदर और एक दूसरा वर्ण जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने लिया आम, तो बन गया आम। तो ये ऐसे मतलब सरल सा एक उदाहरण बताया मैंने कि ये एक वर्ण के अंदर जब दूसरा वर्ण मिला दिया जाता है तो शब्द बनता है। ये एक सरल सा उदाहरण लिया मैंने। अब हम देखते हैं कि और उसके आगे देखा वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। फिर वर्णों के भेद कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं वर्णों के? दो भेद होते हैं। दो कौन कौन से? अभी मैंने बताया था, स्वर और व्यंजन। वर्णों के कितने भेद हुए? स्वर और व्यंजन। अब स्वर देखते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय जिसे जो दूसरे जो वर्ण होते हैं उन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो बिना किसी की मदद से उच्चारित हो सकते हैं, वे कहलाते हैं स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर वे होते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय, या आपकी मैं एक बार आपकी किताब वाली जो परिभाषा उसको मैं पढ़ देती हूँ कि जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, यानी कि जैसे कि आपने बोला अ, तो अ के पीछे ना आगे ना पीछे किसी प्रकार का कोई दूसरा वर्ण नहीं है जिसके ऊपर वो स्वर आते है, जिसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कहलाता है स्वर। क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती, यानी कि उसे जब आप कोई वर्ण मुंह से निकाल रहे हो, कोई स्वर मुंह से बोल रहे हो, तो उस स्वर को बोलते वक्त आपको कठिनाई नहीं हो रही, आप आसानी से उस स्वर को बोल सकते हो, तो वो हो गया आपका स्वर। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं आप। स्वर किसी पर आश्रित नहीं होता, स्वर किसी के बोलने में सहायता भी नहीं लेता है। ठीक है, तो स्वर का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। अब स्वरों के बारे में तो आपको पता ही होगा कि 11 स्वर होते हैं अ से लेके अह तक। तो यहाँ पर जो स्वर माला दे रखी है आपके बुक में, उसके अंदर अ से लेके औ तक दे रखे हैं। कितने दे रखे? अ से लेके औ तक। अब इसके अंदर भी, इन स्वरों के अंदर भी कुछ ऐसे स्वर हैं, इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्वर हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि उनका नाम क्या है और उनका इस्तेमाल किन किन जगहों पर कैसे किया जाता है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको कि स्वर वो होते हैं जिन्हें उच्चारण करते वक्त किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब हम देखते हैं जैसे कि स्वर माला है अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ तक है, ये आपके स्वर।
उसके बाद में जो आगे जो स्वर हम पढ़ते हैं, जो अंग है, अह है, इन सब के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम री का प्रयोग देखते हैं। इस स्वर का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। आपने ज़्यादातर इस जो स्वर का प्रयोग है वो संस्कृत में देखा होगा, जिसकी जो मात्रा होती है वो ऐसे होती है। ये है आपका री की मात्रा। किसकी मात्रा है? री की मात्रा। इस टाइप का जो नीचे से आता है ये वी। तो री की मात्रा के तहत हम देखते हैं कि इस स्वर का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। हिंदी में जो शब्द संस्कृत से आए हैं उन्हीं तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग होता है और इसका उच्चारण री की तरह होता है। ये री की तरह होता है। ये इसको हम कहते हैं ये वाला री। और ये कहाँ से आया है? संस्कृत से आया है। अब जैसे कि आप इसके बहुत सारे उदाहरण देख सकते हो, आपके किताब में भी बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं। तो जैसे कि इसके अंदर हम पढ़ते हैं ऋतु, ऋचा, ये ऐसे जिनके जिसमें पूरे तरीके से री आ रहा है। एक तो ये वाला री, दो तरीके से री को आप पढ़ सकते हो, एक तो इस प्रकार का री और एक इस प्रकार का री। और एक हम री लेते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कृपा, तो कृपा लिखते ही जब क के नीचे ये जो री आ रहा है ये भी री ही है आपका। ऊपर वाले एग्जाम्पल में तो मैंने पूरा री लिखा है, लेकिन नीचे वाले एग्जाम्पल में मैंने री को तोड़ दिया है, मतलब कोई इसका जो मेन भाग है उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये री की मात्रा है। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हो आपकी किताब में। तो ये हो गई री। एक स्वर है जिसके अंदर री है, उस री के बारे में हमने पढ़ा है कि ये री किस किस प्रकार से लिखा जाता है। तो दो प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से और इस प्रकार से। नेक्स्ट हम चलते हैं अंग। अब इसको हम अंग नहीं कहेंगे, जिसके ऊपर बिंदी होती है आप इसको अंग कहते हो, इसको अंग नहीं बोल के हम कहेंगे अनुस्वार। क्या बोलेंगे? अनुस्वार। इसको हम कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार अनुस्वार इसका स्वर की तरह स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता, इसका प्रयोग व्यंजनों के साथ ही होता है। यह ना तो पूरी तरह स्वर है और ना ही पूरी तरह व्यंजन है। पूरी तरह स्वर इसलिए नहीं है क्योंकि इसके ऊपर एक बिंदी आ रखी है। अब जब इसको हम बोल रहे हैं अंग अंग, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि केवल अ नहीं है, अ के साथ में एक और ध्वनि साथ साथ में उच्चारित हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ये प्रॉपर स्वर है और ना ये प्रॉपर व्यंजन है। तो अनुस्वार का उच्चारण केवल नासिका से होता है। आपने सुना होगा अंग नाक से होता है। ये व्यंजनों के पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण के स्थान पर आता है, तब इसका रूप ऐसा हो जाता है। अब आपने जो व्यंजन पढ़े होंगे क ख ग घ ढ प फ ब भ म ट ठ ड ढ ण, तो जो पीछे वाले जो आ रहे हैं ण ढ ये वाले, ये जो होते हैं सबके ये सब होते हैं अनुस्वार। क्या होते हैं? अनुस्वार होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं विसर्ग अह, जिसे आप बोलते हो अह का उच्चारण करते हो, जिसके पीछे दो बिंदी आती है, उसे कहा जाता है विसर्ग। क्या कहा जाता है? विसर्ग। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसे विसर्ग कहते हैं। वास्तव में इसकी स्थिति भी स्वर और व्यंजन के बीच की होती है। इसे भी आप ये मान सकते हो कि ना तो ये पूरी तरीके से स्वर है, ना ये पूरी तरीके से व्यंजन है, ना ये स्वर है और ना ये व्यंजन है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि स्वर की तरह इसका चिन्ह भी इस प्रकार का होता है, जिसके पीछे दो बिंदियां होती है, जिसे कहा जाता है विसर्ग। किंतु इसका उच्चारण व्यंजन के साथ ही होता है। विसर्ग का उच्चारण व्यंजन ह के समान होता है, ह आधा ह। इसका तो था अंग, जो कि नासिका से बोलते हैं। अब इसका है अह। अब आप इस अह को ऐसे लिखोगे ह आधा, जिसके नीचे आपने डंडी देखी, इसको हम कहते हैं हिंदी में हलंत। तो हलंत ये है आधा ह। तो अब हम इसको पढ़ेंगे अह, इसको हम पढ़ते हैं अह। यहाँ हमने इस ह को लिखने की बजाय बिंदियां लगा दी, तो ये बन गया अह। इसके बाद हम देखते हैं अ। अब इसको उदाहरण देखते हैं, जैसे कि अतः, प्रातः, ऐसे नमः, संभवतः, मतलब ऐसे आप जब उच्चारण करोगे तो संस्कृत का उच्चारण आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं अ की तरफ। इसे हम कहते हैं आगत स्वर। क्या कहते हैं? आगत स्वर। यह स्वर अंग्रेजी से आया है, इसलिए इसे आगत स्वर कहा गया है, क्योंकि यह अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का स्वर है। जैसे आपने लिखा आ, ये तो है आ। अब जब इसके ऊपर आप ये चिन्ह लगा दोगे तो ये बन जाएगा ओ। क्या बन जाएगा? ओ। तो इसी प्रकार से हम इसके कुछ देखते हैं उदाहरण के बॉल। आप बॉल को बॉल ही बोलते हो, बाल तो नहीं बोलते हो ना। ये है बाल अभी, ठीक है, ये हमारे जो सिर का बाल होता है ये बाल है। जब इसके अंदर हम इसके ऊपर हम ये वाला निशान लगा देते हैं तो बन जाता है बॉल। क्या बन जाता है? बॉल। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और देती हूँ मैं कि डॉक्टर नहीं होता, क्या होता है? डॉक्टर। अब डॉक्टर का होगा अ का उच्चारण कब निकलेगा? जब आप ड के ऊपर ये वाली मात्रा लगा दोगे। क्या लगा दोगे? ये वाली मात्रा लगा दोगे। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको ये
तक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्वरों के प्रकार की तरफ। स्वरों के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। क्या होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। अब हम पहले तीनों के नाम लिख लेते हैं कि ह्रस्व ऐसा होता है अंदर जाके एक मात्रा और आती है, तो ये होता है ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ और तीसरा होता है प्लुत। अब ह्रस्व स्वर के बारे में समझते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर का साफ है। ह्रस्व स्वर उसे बोलेंगे कि जिसके उच्चारण में समय कम लगता है, कम समय लगता है। ठीक है, इसको आपको सबको समझने की जरूरत है। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं। ये मुख्य रूप से 4 ही प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे आपके? अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री, ये 4 प्रकार के होंगे। ठीक है, ये हो गए आपके ह्रस्व स्वर। ये फिक्स है कि ये 4 प्रकार के ही होंगे। आपको पता होना चाहिए कि 4 प्रकार के कौन कौन से ह्रस्व स्वर होते हैं। अ, छोटा ई, छोटा उ और री। ठीक है, ये 4 प्रकार के स्वर हैं जो ह्रस्व स्वर के तहत आते हैं। अब हम चलते हैं दीर्घ स्वर की तरफ। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है वह कहलाते हैं दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर में आप जिनमें उच्चारण में कम समय लगता है वो हो गए अ। अब इसके बाद जो आने वाले हैं, ठीक है, इसके आ, इसमें अधिक समय लगा, ई, उ, ठीक है, ये जिनमें अधिक समय लगता है वो कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। इसमें आप ए लोगे, आई लोगे, ओ लोगे और औ लोगे, ये सारे आ जाएंगे दीर्घ स्वर की तरफ। दीर्घ स्वर जिन स्वरों में उच्चारण में जो समय है वह ह्रस्व स्वर से कम लगता है, अधिक लगता है, वह कहलाते हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में तो हो गया कम समय लगता है, जबकि दीर्घ स्वर में अधिक समय लगता है। और प्लुत स्वर क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। इसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है और इसे इस प्रकार से लिखा जाता है। प्लुत स्वर का जो है ये एक तरह का ये निशान हो जाएगा। जैसे आप ओम बोलते हो, ओम के उच्चारण में आपको सबसे अधिक समय लगता है, तो वो ओम जो है वह प्लुत स्वर के तहत गिना जाएगा। ठीक है, तो ये स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसमें उच्चारण में कम समय लगता है, इसमें उच्चारण में अधिक समय लगता है और इसमें प्लुत में ये संस्कृत से दिया गया है और इसमें दीर्घ से भी अधिक समय लगता है बोलने में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यंजन क्या होते हैं। ऐसी ध्वनियां जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से संभव है परंतु उच्चारण के लिए उन्हें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। मैंने पहले भी बताया था कि स्वर वो होते हैं जिन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो व्यंजन पर आश्रित नहीं होते हैं। जबकि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों पर आश्रित होते हैं, उन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। ठीक है, व्यंजन के बारे में ये है। अब व्यंजन कितने होते हैं आप सभी को पता है, 33 प्रकार के व्यंजन होते हैं, जिसे वर्गों में बांट दिया गया है कि सबसे पहले क वर्ग आएगा, क वर्ग के बाद में च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त। ठीक है, क वर्ग के बाद में च, फिर ट, फिर त, फिर प। ठीक है, ऐसे प्रकार के वर्ग हो जाएंगे। तो क च ट त प, क च ट त प, ये हो गए 5 प्रकार के वर्ग। अब इसके अंतर्गत आपको पता है कि क्या क्या आता है। क के अनुसार क ख ग घ ड़ आता है। ठीक है, च पे च छ झ झ ण आता है, ट ठ ड ढ ढ आता है, त थ द ध न आता है और प फ ब भ म आता है। इस प्रकार से ये हो गए आपके व्यंजन। फिर हम आगे चलते हैं। अब ये तो हो गए स्पर्श व्यंजन। आपके किताब में आप पेज नंबर निकाल लेना अपना, पेज नंबर 16 पे आपको व्यंजन के ऊपर सारणी दे रखी है जिसके अंदर पूरा बता रखा है आपके। तो ये जो क से लेकर प वर्ग तक होता है उसको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श के आगे हम देखते हैं कि 4 प्रकार के अंतःस्थ व्यंजन भी होते हैं जिनको बोला जाता है य, र, ल, व। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए सवाल कि निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन है, तो आपको अगर ऑप्शन दे दी जाते हैं, 3 अलग ऑप्शन है और एक उससे मिलता जुलता है तो वो राइट होगा, वो होगा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल और व, ये होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। उसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म
जिसमें बोलने पर बाहर हवा निकलती है, मतलब जिसके बोलने पर हमें थोड़ा ऊर्जा का अनुभव होता है। श ह, 3 प्रकार के तो श हो गए और एक ह हो गया। तो ये हो गए ऊष्म व्यंजन, ऊष्म जिनसे बोलने पर थोड़ी सी मुख में से ऊर्जा का अनुभव होता है। उसके बाद हम चलते हैं संयुक्त, जो दो उनसे मिलकर बने होते हैं, 2 स्वरों से और व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं श, त्र, य और श्र, ये 4 प्रकार के व्यंजन हैं जो कि 2 तरीके से मिलकर बने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्वरों व्यंजनों का स्वर रहित रूप हम हलंत लगाकर लिख सकते हैं। स्वर रहित रूप हलंत लगाकर मैंने पहले भी बताया कि अगर क है, अभी ये पूरा है, लेकिन इसके नीचे आप ये डंडी कर दोगे तो ये आधा हो जाएगा, ठीक है। तो व्यंजनों का स्वर रहित रूप हम हलंत रूप में लिखते हैं और ये यहाँ तक हो गया। तो क को हम लिख सकते हैं क प्लस अ, क प्लस अ, ये हो गया। अब इसके आगे हम चलते हैं कि इसके आगे हम देखते हैं व्यंजनों के प्रकार देखते हैं। अब व्यंजनों के मुख्य रूप से कितने प्रकार माने गए? 4 प्रकार माने गए। कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ, सूक्ष्म और संयुक्त व्यंजन। कितने व्यंजन हो गए? 4 प्रकार के व्यंजन हो गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजनों में जीवा मुख के विभिन्न स्थानों को छूती है, इसलिए उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में क्या होता है, जो मुख है उसके अंदर जो जीवा है वह जीवा है वो मुख के विभिन्न स्थानों को छूती है। दांत को भी छू सकती है, आपका जो तालु है, जो तालु है उसको भी छू सकती है, ऊपर की तरफ भी छू सकती है, नीचे की तरफ भी छू सकती है। इसलिए जो स्पर्श व्यंजनों में जीवा है वो मुख के सभी स्थानों को छू सकती है। और अंतःस्थ जो स्पर्श व्यंजन है उनके अंतर्गत हम रखते हैं क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के व्यंजनों को। इनको रखा जाएगा स्पर्श के तहत क से लेके प वर्ग तक के व्यंजन। उसके बाद हम आगे चलते हैं अंतःस्थ। अंतःस्थ व्यंजन मैंने अभी भी बताया य, र, ल, व। अब इसकी परिभाषा से समझते हैं कि स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होने के कारण इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये जो अंतःस्थ व्यंजन है कि स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में रहते हैं, इसलिए इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। और ये इनके उच्चारण में जीभ किसी विशेष भाग को नहीं छूती। जैसे य, आप उच्चारण करके देखिए य, तो य में अंदर मुख के अंदर किसी भी स्थान को कोई कुछ ऐसे छू नहीं रहा है। य, र में केवल र, ल केवल जीभ जो है ऊपर की तरफ टच हो गई। ल, व के अंदर आने के बाद व बोलने पर हमारे दोनों दांतों के बीच में जीभ का थोड़ा सा आगम हो रहा है। तो ये हो गया अंतःस्थ व्यंजन। इस प्रकार हम ऊष्म देखते हैं तो ऊष्म में इनके उच्चारण में सांस तेजी से निकलती। मैंने कहा ना थोड़ा सा ऊर्जा का अनुभव हम करते हैं, तो इनके उच्चारण में सांस तेजी से निकलती है और ऊष्मा पैदा होती है। तो ये है ऊष्म जो कि है श, 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 ह। अब हम आगे चलते हैं संयुक्त व्यंजन की तरफ। संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के मैंने बताया अभी आपको। ये बनते किससे हैं? अगर आधे क के अंदर श से षट्कोण वाला श मिला दिया जाए तो श से क्षत्रिय वाला श बन जाता है। अगर आधे त में हम र मिला देते हैं तो त्र से त्रिशूल वाला त्र बन जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि इनका निर्माण कैसे हो रहा है। आधा क और श से षट्कोण वाला श मिलाते हैं तो क्ष बनता है और आधे त में र मिलाते हैं तो त्र बनता है। उसके बाद हम देखते हैं अगर आधे ज में हम ण मिला देते हैं, आधे ज में अगर हम ण मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? य से ज्ञानी बाबा बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम श में र मिला देते हैं, श कौन सा? शलगम वाला, इसके अगर हम र मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? श्र बन जाता है, श्र, ये वाला श्र, ठीक है, ये श्र बन जाता है। अब देखते हैं हम अनुनासिक और अनुस्वार। अनुनासिक और अनुस्वार दोनों शब्दों को आपको पढ़ते ही नजर आ रहा होगा कि इसके अंदर हमें नाक की सहायता लेनी पड़ती है। नाक से बोले जाने वाले जो भी शब्द होते हैं। अब अनुनासिक और अनुस्वार में क्या होता है कि चंद्र बिंदु, ये चंद्र बिंदु, बिंदु या अर्ध चंद्र बिंदु, ये सब आएंगे आपके अनुनासिक और अनुस्वार में। तो अनुनासिक का चिन्ह ये होता है, ये है अनुनासिक, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये होता है अनुनासिक। तथा अनुस्वार होता है जिसके ऊपर बिंदी होती है, अनुस्वार जिसके ऊपर बिंदी होती है। अनुनासिक का प्रयोग करते समय मुख तथा नासिका दोनों से सांस निकलती है। जब हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं तो मुख और नासिका दोनों से सांस निकलती है। जैसे कि चांद, ऊंट, ये सब, ऊंट ऐसे नाक का भी हो रहा है, मुख और नासिका दोनों।
अब इसके अलावा हम देखते हैं कि कभी कभी मात्रा वाले शब्दों में स्थान की कमी के कारण अनुनासिक स्वर का अनुस्वार लगाते हैं, जैसे मैं। अब मैंने आप यहाँ पर मैंने एक शब्द ये लिखा मैं, अब आप इसके पीछे बिंदी लगा दो, बन जाएगा मैं, मतलब नासिका से जो उच्चारण होता है उसे अनुस्वार कहा जाता है। इसी प्रकार आपने कभी इसको देखा होगा, ये शब्द देखा होगा आपने। अब आप इसको क्या पढ़ोगे, इसको आप क्या पढ़ोगे, मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ कि इसको आप क्या पढ़ोगे। इसको आप गडंगा नहीं पढ़ सकते, गडंगा नहीं पढ़ सकते, इसको आप पढ़ोगे गंगा। ये जो है ये इसके ऊपर लग जाएगा, गंगा, ठीक है। ये जो आपने शब्द वर्ण देखा ये इसके ऊपर लग जाएगा, ग के ऊपर बिंदी आ जाएगी तो गंगा बन जाएगा। अब चलते हैं हम संयुक्त व्यंजन की तरफ। तो मैं इसको पढ़ के आपको बता देती हूँ कि जब दो या दो से अधिक व्यंजनों का परस्पर संयोग होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जब आधे क में श मिला देते तो श से क्षत्रिय बन जाता है, वैसे ये तीन प्रकार के भी हैं। त में र मिला दो तो त्र, आधे ज में ण मिला दो तो ज्ञ और आधे श में र मिला दो तो श्र। तो इस प्रकार से है कि जब दो या दो से अधिक व्यंजन परस्पर आपस में संयोग कर जाते हैं, यानी कि आपस में मिल जाते हैं, तो वो संयुक्त व्यंजन बन जाता है। अब संयुक्त व्यंजनों का स्वतंत्र प्रयोग, श के उदाहरण देखिए रक्षा, रक्षक, कक्षा, ये सब, ठीक है। त्र में देखते हैं पत्र, क्षत्रिय, ऐसे। नेत्र और ज्ञ में देखते हैं तो आज्ञा, ज्ञानी, ये सब। और श्र में श्रमिक, श्रद्धा, ये सब। अब चलते हैं हम द्वित्व व्यंजन की तरफ। द्वित्व व्यंजन यानी कि दो जिसके अंदर व्यंजन होगा, दो व्यंजन होंगे। आपने कभी ये सब व्यंजन देखा होगा जिसके अंदर दो, एक आधा मिलेगा और एक पूरा मिलेगा, तो ये कहलाते हैं द्वित्व व्यंजन, जिसके अंदर दो प्रकार के व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बच्चा, कच्चा, गत्ता, ये सारे शब्द। अब हम देखते हैं जैसे अन्य व्यंजन जो कि हम देखते हैं, ये आपके बुक में लिखे हैं, जैसे गम्य, उद्यान, ये सब, सत्य, इस प्रकार से। अब हम आगे चलते हैं वर्ण विच्छेद की तरफ। वर्ण विच्छेद आप सभी को पता है कि एक अगर आपको शब्द दे दिया जाए और उसे अलग करना है, अब वो अलग किस प्रकार से होगा। आपको एक शब्द दे दिया गया है, वो अलग किस प्रकार से होगा वो बताया गया है। तो इसके अंदर देखते हैं वर्ण विच्छेद की परिभाषा। देखते हैं पहले कि शब्दों का निर्माण वर्णों के मिलने से होता है। यदि शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग कर दिया जाए तो इसे क्या कहा जाता है, वर्ण विच्छेद। विच्छेद का अर्थ ही होता है अलग होना। तो वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद शब्दों का अलग हो जाना। अचानक, अब जैसे कि मैंने एक आपको शब्द दिया है अचानक, अब इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। अ एक खुद ही एक स्वर है, तो अ को आप आधा नहीं कर सकते, तो अ को तो आपको ऐसे ही लिखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये च क्या है, व्यंजन है, लेकिन इसके अंदर आ की मात्रा जुड़ी है। क्या जुड़ी है, आ की मात्रा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आधा च लिखेंगे। सबसे पहले हम आधा च लिखेंगे, क्योंकि व्यंजन हमेशा वर्ण विच्छेद के समय आधा हो जाता है और जो वर्ण होता है वो पूरा हो जाता है। ये एक वर्ण विच्छेद का नियम है। वर्ण विच्छेद का नियम है कि जो व्यंजन होता है वह तो आधा हो जाता है, आधा, ये आधा है, जब इसके नीचे हलंत है तो ये आधा है, और जो स्वर है वो पूरा हो जाता है। तो अ प्लस आधा च प्लस आ प्लस न को आप बनाओगे न। अब आप देख रहे हैं कि न में उच्चारण अ का आ रहा है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे आधा न, फिर अ, फिर से प्लस करते हैं और ये है यहाँ पर क, तो आधा क प्लस अ। कहने का मतलब ये है कि आप व्यंजन के तो टुकड़े कर सकते हो लेकिन स्वर के टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे अ है तो अ को अ ही रहना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे वर्ण विच्छेद है, तो इनको आपको जानना है। अब आगे हम कुछ और ऐसे नियम पढ़ते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से क्या क्या हम वर्तनी यानी कि बोलने में, आप बोलने में बहुत सारी गलतियां करते हो, इसलिए बोलने में किन किन शब्दों का कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है वो हम इसके माध्यम से पढ़ते हैं। वर्तनी का शाब्दिक अर्थ होता है पीछे चलना। ध्वनियों के अनुरूप आए लिपि चिन्ह वर्तनी कहलाते हैं। वर्तनी सांकेत संबंधी नियमों का कुछ हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे संयुक्त अक्षरों में हलंत आता है तो द्वारा, विद्यार्थी, खड़ी पाई वाले व्यंजनों की पाई हटाकर संयुक्त रूप लिखते हैं, जैसे पत्ता, ध्वनि आदि। संयुक्त क्रियाएं अलग अलग लिखी जाती है, जैसे पढ़ा करता था, जैसे पढ़ा करता था। कुछ तत्सम शब्दों के अंतिम वर्ण अरहित प्रयोग किए जाते थे, किंतु मानक वर्तनी के अनुसार इन शब्दों के वाचन में
अंतिम वर्ण में असहित प्रयोग होने के कारण इन्हें अंत में बिना हलन के लाए ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हम देखते हैं शिरोरेखा का उपयोग करें और अन्य शब्द का अर्थ बदल जाता है। आज जलसा, जलसा दो शब्द है, यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि आज जलसा। अब आप देखोगे कि एक तो जलसे का अर्थ होता है उत्सव। क्या होता है? उत्सव, जलसा। अभी ये शब्द जो है एक ही है पूरा। अब आप इसको अलग कीजिए, जल सा। अब इस जल का तो अर्थ हो गया पानी और सा यानी कि समान, तो जल के समान। तो दोनों में अंतर है, जलसा यानी कि उत्सव और जल सा यानी पानी के समान। तो ये दोनों अलग अलग है। इसी प्रकार यहाँ पर और दे रखे हैं आपके कि ड और ढ। अब ड और ढ क्या होते हैं? जैसे कि ड के नीचे बिंदी होती है और ढ के नीचे बिंदी होती है, तो ड और ढ। ढ उच्चारण आपका सही से होना चाहिए, लेकिन अगर मैं बिंदी हटा देती हूँ तो ये बन जाएगा ड और ये बन जाएगा ढ। तो दोनों के उच्चारण में अंतर है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि उर्दू में आए जो शब्द होते हैं, जैसे आप कभी आप देखना, एक तो ज ये होता है जो कि सामान्य ज है। अब अगर मैं इस ज के अंदर एक बिंदी लगा देती हूँ तो बन जाएगा ज। क्या बन जाएगा? ज। इसी प्रकार से मैं फ के अंदर बिंदी लगा देती हूँ तो बन जाएगा फ। क्या बन जाएगा? फ बन जाएगा। तो ये हो गया ज और ये हो गया ये फ। अब आप पूछेंगे कि इस बिंदी को क्या कहते हैं? तो इस बिंदी को कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं? नुक्ता। उर्दू के जो अत्यधिक जो वर्ण होते हैं उन सभी में इस नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। जैसे सजा, सजा नहीं होता, सजा होता है। और जोर होता है, ना कि जोर होता है। जोर क्या होता है? जोर। आपको थोड़ा उच्चारण करते वक्त अंदर से एक बल का प्रयोग करना है, जोर। एकदम आपको जोर लगाना बोलते वक्त मुख से, ठीक है। इसी प्रकार हम बोलते फूल। यदि फूल कहा जाए तो हिंदी में फूल नहीं कहते हैं। फूल यानी तो मूर्ख होता है, जिसको इंग्लिश में आप कहते हो यू आर फूल। फूल का अर्थ होता है मूर्ख हिंदी में, जबकि कहा जाता है हिंदी में फूल। क्या कहा जाता है? फूल कहा जाता है। तो इस प्रकार थे ये वर्तनी की दृष्टि से कुछ आपके व्याकरण के नियम। तो अब आपको क्या करना है कि आपकी किताब के पेज नंबर 19 पे ये ऊपर की साइड में कुछ आपको ये दे रखी महत्वपूर्ण बातें, ये आपको पढ़नी है, ठीक है। धन्यवाद।